सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्य संकलन के चैप्टर 7 नरेश त्रिपाठी जी के स्वदेश प्रेम का अध्ययन करेंगे। बेटा जैसे जैसे आपको ये समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है। कवि हमारे पूर्वजों के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए मातृभूमि के प्रति प्रेम भावना को जागृत करता है। इसमें आत्मसम्मान की रक्षा और मृत्यु का स्वागत करने के लिए प्रेरित किया गया है। देश के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाला मरता नहीं है वरन अमर हो जाता है। अतुल्य जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अंगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। बेटा अब इसमें सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। एक बार दोबारा सुन लीजिए संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। अब बेटा प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग लिखना है हमें। कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। दोबारा सुन लीजिए। कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अतुल्य जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर। इसमें त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम उन पूर्वजों को स्मरण करो। स्मरण माने होता है बेटा याद करना। तुम उन पूर्वजों को याद करो जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता है, जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता है। तथा सूर्य जिनके बल, दिवाकर माने क्या होता है बेटा? दिवाकर माने होता है सूर्य। सूर्य जिनके बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है। हमारे पूर्वज तो ऐसे थे जिनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा, बेटा निशाकर माने होता है चंद्रमा, जिनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम करके देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अंगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रण गर्जन। अब इन पंक्तियों में क्या कहा है त्रिपाठी जी ने? वो कहते हैं आकाश के अनंत तारों का समूह भी उनके ऐश्वर्य को, वैभव माने होता है बेटा ऐश्वर्य, उनके ऐश्वर्य को घूम घूम करके देख चुका है। यह आकाश भी, नभ माने होता है बेटा आकाश, और यह आकाश भी हमारे पूर्वजों की विजय घोष और युद्ध की गर्जन को अनेक बार सुन चुका है। अर्थात हमारे पूर्वजों के प्रताप, वैभव, यश, युद्ध और युद्ध कौशल सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। बेटा यदि इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो भाषा संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, गुण ओज है, छंद मात्रिक छंद है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, और इसमें रस वीर रस है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरीवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। इसमें बेटा जो संदर्भ मैंने आपको बताया था पहले पद में, अब
जितना जितना आगे तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसका संदर्भ बिल्कुल सेम रहेगा, संदर्भ इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका प्रसंग कैसे लिखा जाएगा, अब प्रसंग देखिए, जो जब जैसे जैसे मैं पद पढ़ाती रहूँगी सभी पद में जो प्रसंग है वो बदलता रहेगा, मैं बताती रहूँगी आपको कैसे कैसे लिखना है। अब आपके इस वाले पद का जो प्रसंग है वो किस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमारे देश के दिव्य स्वरूप, प्राचीन महिमा और अतीत के गौरव का वर्णन किया है। बेटा कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमारे देश के दिव्य स्वरूप, प्राचीन महिमा और अतीत के गौरव का वर्णन किया है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कवि कहते हैं कि भारत एक महान एवं प्राचीन दिव्य देश है जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी, गुणी, वीर और परोपकारी थे कि उनका विजय यशगान से आज भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए बच्चों। कवि कहते हैं कि भारत एक महान एवं प्राचीन दिव्य देश है जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी, गुणी, वीर और परोपकारी थे कि उनके विजय यशगान से आज भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। पंत जी कहते हैं कि वे हमारे ही पूर्वज थे जिनकी महिमा के साक्षी हिमालय पर्वत और वन प्रांत के पेड़ पौधे हैं। बेटा हिमगिरी से मतलब है हिमालय पर्वत से। अब वो क्या है, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। अब क्या कहते हैं, हिमालय और वन आज भी उनके सत्य रूप का बोध कराते हैं। यह हमारे देश की विस्तृत भारत भूमि है जिसके वक्ष स्थल पर अन्य देशों के विमान भी उतरा करते थे। कहने का तात्पर्य ये है बेटा, जो हमारे पूर्वज थे उनकी कीर्ति को सुन सुन करके दूर के विदेशी आया करते थे। इस प्रकार भारत की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। समझ में आया बच्चों। इसके बाद अब हम इसमें अगर काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक और वर्णात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद मात्रिक है, अलंकार अनुप्रास और सागर निज छाती पर जिनके अंगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। अब इसमें बेटा प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने पूर्वजों की गरिमा तथा समर्पण भाव का चित्रण किया है। कैसे लिखोगे बेटा, दोबारा ध्यान से सुनो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने पूर्वजों की गरिमा तथा समर्पण भाव का चित्रण किया है। अब बेटा हम इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। व्याख्या किस तरीके से करनी है, सागर निज छाती पर जिनके अंगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। अब क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का जो गौरव है वो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हमारे जो पूर्वज थे उनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। समुद्र स्वयं उनकी, ठीक है, सागर से मतलब है बेटा समुद्र। समुद्र क्या है, स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता था। वह अपने वक्ष पर अनेक अगणित जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता से पृथ्वी के समस्त तटों तक पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अभी यहाँ पे क्या बताया। अब वो कहते हैं हमारे देश में रात दिन
निशिवासर का मतलब होता है दिन और रात। ठीक है, हमारे देश में रात और दिन बहने वाली नदियों को देखकर ऐसा लगता है मानो वह हमारे पूर्वजों का यशगान गा रही हो। धन्य थे हमारे पूर्वज जिन्हें अपने समय में देश का गौरवान्वित रूप देखा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। और इसके बाद क्या करेंगे अब इसके बाद पढ़ते हैं आज भी माना जाता है। अब वो क्या कहते हैं इसके बाद, आज भी माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह जो थे, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। वो क्या कहते हैं, आज भी माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह नदियों और समुद्रों के तटों पर मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे पूर्वजों के समान व्यवहार करने से आज भी हमें उसी यश की प्राप्ति हो सकती है जो उन्हें प्राप्त थी उस समय। ठीक है, कैसे बताएंगे बेटा, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। कहने का तात्पर्य ये है, आज भी माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह नदियों और समुद्रों के तटों पर मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पूर्वजों के समान जो व्यवहार करने से आज भी हमें उसी यश की प्राप्ति हो सकती है जो उन्हें उस समय प्राप्त। अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो इसमें भाषा ब्रज है, शैली भावात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद मात्रिक है, शब्द शक्ति व्यंजना है और अलंकार अनुप्रास उपमा और रूपक है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम के तप में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। बेटा इसमें त्रिपाठी जी कहते हैं, इससे पहले इसका हम प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखना है हमें प्रसंग में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। प्रसंग कैसे लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या किस प्रकार से करनी है बच्चों, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। कवि अपने देश से असीम प्रेम करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि विषुवत रेखा का वह भूभाग जहाँ असहनीय गर्मी होती है और वहाँ के लोग गर्मी के कारण वहाँ के लोग जो है गर्मी में हाँफ कर भी अपने जीवन को बिताते हैं। और क्या करते हैं, रखते हैं अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। और किंतु इतने कष्टों के होने पर भी वह अपनी मातृभूमि से अत्यधिक लगाव रखते हैं। उनका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम अतुलनीय है। वे गर्मी की मार से परेशान होने पर भी किसी अन्य जगह जाकर बसने की बात नहीं सोचते हैं। ध्रुववासी जो हिम में तप में जी लेते हैं कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देते हैं प्राण न्यौछावर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इस प्रकार ध्रुवीय प्रदेश में जहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, हिम माने होती है बेटा बर्फ़, जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है तथा भीषण सर्दी के कारण कांपते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सर्दी कोहरे और धुंध के कारण सर्दी होती है, कोहरा होता है, धुंध के कारण भी रात और दिन में पता ही नहीं चलता है, वहाँ रहना इतना कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं मतलब इस असहनीय शारीरिक कष्ट को सहते हुए भी वहाँ रहना पसंद करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, सीधी सादी सी बात यही है, मैं यही समझाऊंगी आपको। वहाँ के जो लोग हैं अपनी मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम रखते हैं कि वहाँ के निवासी शत्रुओं से रक्षा करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। बेटा
अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद मात्रिक है। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल वैभवों की आकर, धारा श्रोमणी मातृभूमि में धन्य हुई हो जीवन पाकर। तुम जिनका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उनको हे वीरों के वंशज। अब इसमें क्या कह रहे हैं त्रिपाठी जी? इसमें कहते हैं बेटा, इससे पहले आप प्रसंग लिख लीजिए। प्रसंग कैसे लिखेंगे इसका? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। कैसे लिखेंगे बेटा प्रसंग? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। चलिए अब बेटा हम इसकी व्याख्या करते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल वैभवों की आकर, धारा श्रोमणी मातृभूमि में धन्य हुई हो जीवन पाकर। अब इसमें क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हे प्रिय भाई, बंधु माने होता है बेटा भाई, हे प्रिय भाई, तुमने जहाँ जीवन पाया है वह धरा मतलब धरती, स्वर्ग के समान सुख देने वाली संपूर्ण सुखों की खान है। पृथ्वी पर, वो कहती हैं कि पृथ्वी पर वह भाग जहाँ तुमने जन्म लिया वह सभी धरा खंडों से श्रेष्ठ है। तुम्हारी मातृभूमि, जो तुम्हारी मातृभूमि है वो धरा श्रोमणी है। अब आगे क्या कहते हैं? तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उनको हे वीरों के वंशज। अब क्या कहते हैं? ऐसी धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो, जिस देश के अन्न और जल को ग्रहण करके तथा जिस देश की धूल मिट्टी में खेलकर तुम बड़े हुए हो। रज माने होती है बेटा धूल, क्या है? धूल में खेल करके बड़े हुए हो। वीरों के वंशज उस देश को क्या करते हैं? शरीर रहते हुए कैसे तुम त्याग दोगे। तज दोगे का मतलब होता है बेटा त्याग दोगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं फिर इसके बाद? तो हे देश के वीरों, तुम अपने इस शरीर के रहते हुए तुम इसे कैसे त्याग दोगे, क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। समझ में आया बच्चों? अब इसका अगर काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो काव्य सौंदर्य हम कैसे लिखेंगे? भाषा इसकी सरल खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद मात्रिक है, शब्द शक्ति व्यंजना है और अलंकार अनुप्रास और उपमा है। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तन मन में, हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उच्चारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अभी बेटा इसका प्रसंग लिख लेते हैं। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करने का संदेश दे रहे हैं। कैसे लिखेंगे बेटा? प्रस्तुत पद्यांश में कवि लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करने का संदेश दे रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे बेटा? व्याख्या लिखेंगे हम, कवि कहते हैं कैसे? जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। अब क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाई, तुम अपनी अंतिम सांस तक जब तक तुम्हारे अंदर सांस बची हुई है, एक सांस भी बची हुई है और तुम्हारे अंदर एक भी धड़कन बची हुई है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? आत्म गौरव की रक्षा करोगे। और क्या करोगे? रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। और क्या समझाते हैं? और आप
अपने पलकों को किसी के भी सामने नहीं झुकने दोगे और अपने मस्तक को भी किसी के साथ, अपनी पलकों को, अपने सिर को किसी के सामने भी नहीं झुकने दोगे। ठीक है। इसका बाद क्या कहते हैं, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तन मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अब वो क्या कहते हैं, हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है, ठीक है, रक्त की एक बूंद भी शेष है, तुम्हारे भीतर शक्ति शेष है, तब तक अपने मुख से किसी के सामने भी दीन वचनों को मत बोलो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। और क्या कहते हैं, मृत्यु का भय सामने उपस्थित होने पर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए डटे रहना, मृत्यु से भयभीत नहीं होना। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद मात्रिक है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनु। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम के कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। बेटा इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में देश की रक्षा हेतु अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए कहा गया है। देश की रक्षा करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह भी हमारे लिए श्रेष्ठ कर है। इसके बाद बेटा अब हम व्याख्या कैसे लिखेंगे, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। कवि कहते हैं कि हमें, हे देशवासियों, हमें मृत्यु का स्वागत बिना डरे करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु है एक विश्राम स्थल, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। क्या होता है, मृत्यु के बाद जीव पुनः क्या कहता है, जीव यहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल, क्योंकि मृत्यु के बाद जो जीवात्मा होती है वह नए शरीर को धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करती है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम के कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। अब इसमें क्या कहा गया है, मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से कातर प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके एक नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। कैसे बेटा, अब यहाँ पे कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म करने के लिए जीव शरीर धारण करता है और संसार में जब तक वह थक जाता है तो मृत्यु के बाद में शरीर को नई शक्ति के साथ धारण करके पुनः अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु का वर्णन करने पर वह अपने पुराने काया रूपी वस्त्र को छोड़कर पुनः अपने शरीर रूपी वस्त्र को नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। मृत्यु का स्वागत उल्लास और उत्साह के साथ करना चाहिए, हमें अपनी देश की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। अब बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो भाषा खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद मात्रिक है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। बेटा इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक माना है। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक माना है। व्याख्या कैसे करेंगे, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। अब इसमें क्या बताया गया बेटा, कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम उसे कहते हैं जिसमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होती है और आत्मसमर्पण के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता।
अब वो क्या कहते हैं इसके बाद, तृप्ति त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। वो कहते हैं सच्चे प्रेम को पाने के लिए आत्म बलिदान भी देना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव सा होता है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब वो कहते हैं देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मलता और सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से सुशोभित होता है। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जिसमें मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, जो मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। अतः मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना आवश्यक है। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो भाषा खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, गुण ओज है, रस वीर है, छंद मात्रिक है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है। उम्मीद है बच्चों आज का ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।